नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज लेकर आई हूँ श्री बिमल मित्र जी द्वारा लिखी एक कहानी जिंदाबाद। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। माँ ने उसका नाम यह क्यों रखा पता नहीं। बीच बीच में इसका कारण जानने की मेरी इच्छा होती, लेकिन कभी भी इसके बारे में मैं कुछ पूछ नहीं पाया। और सच तो ये है कि ये सारी बातें पूछना भी ठीक नहीं। फिर भी मैंने एक दिन पूछ ही लिया था। अच्छा राजा, तुम्हारा नाम किसने रखा था, बताओ तो। राजा रोज ही मेरे घर के सामने से आया जाया करता और कभी कभी ऐसा भी होता था कि महीनों तक वह नदारद रहता, बिल्कुल गायब। राजा मेरा प्रेमी हो ऐसी कोई बात न थी। दरअसल मेरे घर के सामने से ही लोगों के आने जाने का रास्ता गुजरता है। जिस तरह से रास्ते पर चलने वाले हर एक आदमी को मैं देख पाता हूँ, उसी तरह राह चलता कोई भी आदमी गर्दन घुमाते ही मुझे भी देख सकता है। राजा बड़ा ही दुखी प्राणी था। सुबह से शाम तक खून पसीना एक करने पर भी वह बेचारा अच्छी तरह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता था। मैली कुचैली धोती, फटा पुराना कुर्ता और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। उसके बालों में मैंने कभी भी तेल लगा हुआ नहीं देखा। कलकत्ता शहर में राजा सरीखे बहुतेरे दुखी आदमी हैं। सिर्फ राजा ही क्यों, राजा की भांति करोड़ों लोगों को घर गृहस्थी चलाने में नाको चने चबाने पड़ते हैं। उनको देखते तो सभी हैं, परंतु उनकी जैसी पहचान मुझे है वैसी शायद और किसी को ना होगी। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही है। दुनिया में जिनका कोई नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं, उन्हीं के साथ मेरा मेल मिलाप है, प्रेम है। उनके साथ घुल मिल जाने पर मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं उन्हीं का एक आदमी हूँ। उनके बीच आने पर मुझे बड़ी शांति मिलती है। इसीलिए मैं बहुधा अपने घर के सामने से गुजरने वालों को पुकार लिया करता था। उनमें से कोई जाता बाजार से सौदा लाने, तो कोई जाता गंगा स्नान करने के लिए। मैं उनमें से बहुतों को बहुधा घर के भीतर बुला लिया करता, बीच बीच में उन्हें चाय भी पिलाता। मैं उनसे देश का हालचाल पूछा करता। मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुना करता। उनके साथ बातचीत करना मेरे लिए बड़ा ही फायदेमंद होता। मान लीजिए कभी चक्रवर्ती बाबू बाजार से लौट रहे होते, मैं उन्हें बुलाता और पूछता, क्यों चक्रवर्ती बाबू, बाजार में मछली का क्या भाव है? चक्रवर्ती बाबू जवाब देते, मछली के बारे में बस कुछ न पूछिए साहब, आग लग गई है आग। मैं तो मछली को हाथ से छूने तक की हिम्मत नहीं कर सकता। उसके बाद झोले का मुंह खोलकर दिखाने लगते चक्रवर्ती बाबू। कहते, यह देखिए थोड़ी सी झींगा मच्छी लाया हूं, वह भी 8 रुपए किलो की दर से मिली है। आदमी क्या खाकर जिंदा रहेगा बताइए तो। कोई रोना रोता मछली का, कोई कपड़ों का, तो कोई चावल दाल का। इसका कोई अंत न था। मेरी उत्कंठा की भी कोई सीमा नहीं थी। मैं सारी बातें सुनना चाहता, जानना चाहता। या फिर कोई मुझसे ही पूछ बैठता, कैसा लग रहा है आपको? मैं उसकी बात समझ नहीं पाता। पूछता, आपका मतलब? वह कहता, अजी साहब, इस देश का भविष्य आपको कैसा लग रहा है? क्या इस देश की हालत कभी सुधरेगी? मैं कहता, सुधरेगी क्यों नहीं, पहले की तुलना में अब हम जरूर बेहतर हालत में हैं। वह कहता, खाक बेहतर हालत में है जनाब, खाक। पहले मैं 5 रुपए लेकर बाजार जाया करता था। आप विश्वास कीजिए, यह झोला बिल्कुल भर जाया करता था।
साग सब्जियों से झोला इतना भारी हो जाया करता था कि उठाए ही नहीं उठता था। और अब यह देखिए, 10 रुपए लेकर बाजार गया था, उनमें से यह 13 पैसे बाकी बचे हैं। यह कहकर वह अपनी मुट्ठी खोलकर 13 पैसों के सिक्के दिखाने लगता। देश की, समाज की या आमदनी की समस्याओं के बारे में मैं जितना ही सुनता उतना ही मुझे अच्छा लगता। लेखक आम आदमियों से जितना ही अलग अलग रहेगा उतना ही उसे नुकसान होगा। यही समझकर मैं प्रतिदिन कुछ घंटे लोगों से मिलने जुलने में बिता डालता। हम लोगों का मोहल्ला है मध्यवित्त लोगों का मोहल्ला। उनमें से कोई वकील है, कोई डॉक्टर है तो कोई क्लर्क। वैसे कोई खानदानी बेकार भी मिल जाएगा, किंतु कोई कुछ भी हो, सबके साथ मेरी घनिष्ठता है। वे सभी मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने मन की बातें मुझसे कहा करते हैं। इसी वजह से उनके सभी अभाव, अभियोग और सुख दुख की पूरी खबर मुझे रहती है। पंडितों ने कहा है कि साहित्य अवकाश का प्रतिफल है, आलस्य का नहीं। साहित्य सृजन के लिए पर्याप्त अवकाश चाहिए। साहित्य ऐसा नहीं है कि चट मंगनी पट ब्याह। इसीलिए मोहल्ले के लोगों से मिलने जुलने का मैं सर्वदा आग्रही रहा हूँ। मेरे लगातार आग्रह और आंतरिक सहानुभूति के कारण ही लोग कुछ समय के लिए मेरे पास आते, बैठते और अपने दुख सुख की गाथा सुनाते, और उसके बदले में वे चाहते सहानुभूति, सहयोग और सही परामर्श। यह तो हुई दिन की दिनचर्या, लेकिन रात में जो कुछ भी एकांत मुझे मिलता वह रात में ही। रात की उस निसंगता और नीरवता के बीच मैं और कुछ भी नहीं होता सिर्फ लेखक। उस समय सभी दल बनाकर अपने छाया शरीर के साथ मेरे कमरे में आ धमकते। सबकी होती ढेर सारी समस्याएं, सबके होते अनगिनत अभियोग। सभी मिलकर मुझे भाराक्रांत कर डालते। उस समय वे छाया मूर्तियां बड़ी ही निर्ममता से मेरे ऊपर हमला करती, मुझे उत्पीड़ित और विपर्यस्त कर डालती। लिखते समय कलम की नोक से रोशनाई के बजाय खून की धारा बहने लगती। एक दिन फिर मैंने पूछा, अच्छा राजा, तुम्हारा नाम किसने रखा था? राजा ने जवाब दिया, भला और कौन मेरा नाम रखता? शायद पिताजी ने ही रखा होगा। मैंने फिर कहा, इतने नाम होते हुए यह राजा नाम क्यों रखा? तुम लोग तो गरीब आदमी हो, गरीब नहीं तो निम्न मध्यम श्रेणी के हो। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। पिताजी मुझे राजा के नाम से क्यों पुकारा करते थे कौन जाने। फिर भी मेरा असली नाम राजा नहीं है। मेरा असली नाम है राजेन पाडुई। मेरा पुकारने का नाम राजा है। मेरे घर के सामने से गुजरते हुए जब भी राजा की नजरें मुझसे मिलती, वह मुझे हाथ उठाकर नमस्कार करता। वह पूछता, लिख रहे हैं क्या? मैं कहता, नहीं नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम भीतर चले आओ। राजा संकोच करते हुए मेरे कमरे में चला आता और एक कुर्सी पर बैठ जाता। उसके बाद कहता, हो सकता है कि मेरे पास कोई काम ना हो, मैं तो ठहरा बेकार आदमी, लेकिन मैं आपके काम में नुकसान नहीं करना चाहता। मैं पूछता, क्या तुम चाय पियोगे? चाय मंगाऊं क्या? राजा मुझे मना करने लगता। कहता, यह सब हुज्जत करने की जरूरत नहीं। चीनी की कीमत बढ़ते बढ़ते 5.5 तक जा पहुंची है। इसके बाद भी यह कहां तक बढ़ेगी किसे पता है। उसके बजाय तो चाय पीनी ही छोड़ देना बेहतर है। मैं उसे दिलासा देते हुए कहता, चाय की कीमत जिस तरह बढ़ रही है उसी तरह तुम भी अपनी मजदूरी की रेट बढ़ा दो। भला तुम ही क्यों घाटे में रहोगे? आखिर तुम्हारी भी तो रोजी रोटी का सवाल है। राजा कहता, भला कौन समझता है इन बातों को? गरीबों की सुनवाई करने वाला है ही कौन? मैं पूछता, क्यों, तुम्हारी आमदनी अब कम हो गई है क्या? राजा कहता,
आमदनी कम नहीं हुई? क्या कह रहे हैं आप? देखिए ना, पिछले महीने एक भी मीटिंग नहीं हुई, एक भी जुलूस नहीं निकाला। आपको कुछ पता भी है? मैं कहता, ठीक ही तो कह रहे हो। अच्छा, कोई भी मीटिंग वीटिंग क्यों नहीं हुई, बताओ तो। राजा कहता, मैंने भी तो फेलू बाबू से ही सवाल पूछा था। अभी भी मैं फेलू बाबू से मिलकर ही तो आ रहा हूँ। फेलू बाबू? कौन है यह फेलू बाबू? मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया। राजा कहता, यह क्या, फेलू बाबू को आप पहचान नहीं पाए? दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते ही बात मेरी समझ में आ गई। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम इतनी जल्दी जल्दी बदल जाते हैं कि सब समय सबका नाम याद नहीं रहता। आज अगर किसी पार्टी के प्रेसिडेंट का नाम दुर्गा बाबू है तो कुछ ही वर्षों में हरि बाबू प्रेसिडेंट हो जाते। कुछ ही वर्षों में हर एक पार्टी के प्रेसिडेंट बदल जाते। उस समय उन्हीं का नाम बार बार अखबारों में छपता। पुराने प्रेसिडेंट का नाम तब लोग धीरे धीरे भूल जाते। और फिर जिस तरह हमारे देश में पार्टियां अनगिनत हैं, उसी तरह अनगिनत हैं उनके प्रेसिडेंट, अन्यान्य पदाधिकारी। एक एक समय एक एक पार्टी पैदा होती और मैदान में जाकर शहीद मीनार के नीचे मीटिंग करती। मीटिंग करने के लिए ही भीड़ जमा करनी पड़ती है। सिर्फ आदमियों को जमा करना ही काफी नहीं है, जुलूस भी निकालना जरूरी है। शहर के पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों ओर लोग जुलूस बनाकर आएंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और उसके बाद मीटिंग में शामिल होकर भाषण सुनेंगे और तालियां बजाएंगे। लेकिन इतने लोगों को इकट्ठा कौन करेगा? गांव-गांव में जाकर किसानों को जमा करना और उन्हें कलकत्ता लाना कोई आसान काम तो है नहीं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हजार काम के लोग हों, लेकिन भीड़ इकट्ठी कर पाना उनके बस का रोग नहीं। इसीलिए उन सबको राजा की शरण में आना पड़ता। यह राजा ही सारी पार्टियों का भरोसा था, सहारा था। इसीलिए सभी राजा को पकड़ा करते, कहते, राजा, हमें आदमियों की जरूरत है। राजा पूछता, कितने हजार लोगों की दरकार है? यही 10,000 समझ लो। राजा कहता, ठीक है, कब जरूरत है आपको? फेलू बाबू कहते, अगले शनिवार को ही। राजा कहता, देखिए जनाब, इस बार आदमी पीछे 2 रुपए देने से काम नहीं चलेगा। चीज बस्त के दाम बहुत बढ़ गए हैं, आपको आदमी पीछे 3 रुपए देने पड़ेंगे। फेलू बाबू कहते, तुम हमारे साथ ही धर्मलाई कर रहे राजा, हम तुम्हारी पुरानी पार्टी हैं, इतने दिनों से तुम्हारे साथ हमारा कारोबार चल रहा है और आज तुम मेरे सामने ही उल्टा राग अलाप रहे हो। मैंने तुम्हें आज तक कितने रुपए दिए हैं, जरा इसका भी हिसाब लगाकर देखो तो। इसी राजा के एक समय फेलू बाबू से आदमी पीछे 8 आने भी लिए हैं। 8 आने से बढ़कर 1 रुपए रेट हो गया, उसके बाद 1.5 रुपए, 1.5 रुपए से फिर 2 रुपए। ठीक ऐसे ही समय में हठात बहुत दिनों तक राजा के साथ भेंट मुलाकात नहीं हुई। राजा मीटिंग और जुलूस के लिए आदमियों की सप्लाई किया करता था, यह बात मैं पहले से ही जानता था। इसीलिए जब मेरे घर में लोग जुटते तो बहुधा यह सवाल उठता, राजा का क्या हालचाल है आजकल? मैं कहता, वह शायद इस समय अपने धंधे में ही डूबा हुआ है। भादों के महीने में ही राजा ज्यादा व्यस्त रहता। उस समय उसे नहाने और खाने का भी समय नहीं मिलता। एक फटा हुआ छाता हाथ में लिए वह दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर की ओर चक्कर काटा करता। सभी तरफ उसके एजेंट रहते। वे गांव-गांव में और हाट बाजार में घूमते और लोगों का नाम ठिकाना खाते में लिखते और आदमियों का हिसाब लगाते। किसी गांव में 50 आदमी जुटते, किसी में 30 तो किसी में सिर्फ 10। इस तरह हजारों हजार नामों की फहरिस्त राजन पाडुई के रजिस्टर में लिखी रहती। मान लीजिए कि हठात एक दिन राजा गोपालगंज जा धमका।
क्या पांचू घर पर है? पांचू, ओ पांचू। गोपालगंज का पांचू उस समय घर पर नहीं था। घर पर उसकी बहू थी। घूंघट निकाले वह बाहर आई। राजा ने पूछा, तुम्हारा आदमी कहाँ है? घूंघट के भीतर से ही पांचू की बहू ने जवाब दिया, वे तो खेत पर गए हैं। राजा ने पूछा, वह खेत से कब वापस लौटेगा? तुम जाकर उसे बुला लाओ। कहना कि ठेकेदार बाबू आए हैं, मैं यहीं बैठा हूं। पांचू की बहू पांचू को खेत से बुला लाई। ठेकेदार बाबू को देखते ही पांचू के होठों पर मुस्कुराहट थिरकने लगी। राजा उस समय घर के सामने आम गाछ के नीचे खटिया पर बैठा था। उसने एक बीड़ी भी सुलगा ली थी। पांचू उसके सामने आकर बैठ गया। उसने पूछा, अचानक कैसे आ पहुंचे ठेकेदार बाबू? राजा ने कहा, बड़ी मुसीबत में हूं, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़ा चला आया हूं। पांचू ने पूछा, क्या मुसीबत आ गई है बाबू? राजा ने कहा, फेलू बाबू ने फिर बुलाया था, उनके लिए कुछ आदमी जुटाने पड़ेंगे। तुम्हारे हाथ में कुछ आदमी है तो? पांचू ने कहा, आदमी तो जाने को तैयार बैठे हैं, वे तो खुद मेरा दिमाग चाटे जा रहे हैं। अगर आप नहीं आते तो मैं खुद आपके पास मुलाकात के लिए चला आता। राजा ने कहा, मुझसे कुछ छिपा हुआ है रे? मुझे भी तो खट कर खाना पड़ता है। मुझे काम मिलेगा तभी तो तुम लोगों को भी काम दूंगा। यही बात तो मैं उस दिन फेलू बाबू से कह रहा था। पांचू ने कहा, लेकिन बाबू, उस बार जो हम लोग कलकत्ता गए थे, हमें भारी मुसीबत उठानी पड़ी थी। राजा ने पूछा, क्यों? मुसीबत कैसी? तुम लोगों को कुछ खाने पीने को नहीं मिला क्या? सबको तो चाय पाव रोटी दी गई थी। पांचू ने जवाब दिया, राजा बाबू, पाव रोटी बासी थी, खट्टी हो गई थी। हमारे 3 आदमियों को तो पाव रोटी खाने के बाद उल्टियां होने लगी थी। राजा ने कहा, मैंने फेलू बाबू से कह दिया है कि इस बार सबको ताज़ा पाव रोटियां देनी होंगी और उसके साथ 2-2 जलेबियां और गरम चाय। पांचू ने कहा, लेकिन अब 2 रुपए में काम नहीं चलेगा, रेट बढ़ाने पड़ेंगे। राजा ने झिड़कते हुए कहा, यही तो तुम लोगों में बड़ी बीमारी है। जब तुम लोगों को मैं आदमी पीछे 8 आने देता था तब भी तुम खुश नहीं थे, और अब जब रेट 2 रुपए हो गए हैं तब भी तुम खुश नहीं हो। तो फिर तुम लोगों को किस तरह खुश किया जा सकता है? बताओ तो। तुम लोगों का भला काम ही ऐसा क्या भारी है? जरा मैं सुनूं भी तो। आराम से रेल में बैठकर जाओगे और सियालदह स्टेशन पर उतरकर 4 कदम चलकर शहीद मीनार के नीचे मीटिंग में भाषण सुनोगे। बड़े बड़े नेता भाषण देंगे, क्या उनका भाषण तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता? उसके बाद खाना पीना तो है ही। दाल भात और बैगन भाजी भरपेट खाकर फिर सरकारी रेल में बैठकर नवाबी चाल से तुम लोग गांव लौट आओगे। क्या इतने में ही तुम्हारे बदन में फफोले पड़ जाएंगे? पांचू ने कहा, लेकिन इस बार धान की फसल बिल्कुल मारी गई है, हम लोग आखिर खाएंगे क्या? राजा ने कहा, ठीक है, धान की फसल अच्छी नहीं हुई है ना सही, लेकिन पाट की फसल तो है। पाट की तो दर बढ़ गई है, सरकार ने भी तो पाट की दर बांध दी है। पांचू ने कहा, सरकार ने खाक दर बांध दी है। पहले भी पाट के आढ़तियों के हाथ में सब कुछ था और आज भी है। वे जैसा चाहते हैं वैसा नाच नचाते हैं। हमारी किस्मत में तो एक नया पैसा भी नहीं जुटता। अब तो उन्हीं आढ़तियों की ही चांदी है। सरकार का यह चक्रांत भी बड़ा विचित्र है। राजा ने वह किस्सा भी मुझे बताया था। उसने कहा था, आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि किसानों की भलाई के लिए सरकार ने पाट का दाम बांध दिया है। यह सब बकवास है साहब, कोरी बकवास। क्या इसकी भीतरी बात आप जानते हैं? मैंने कहा, तुम बताओ राजा। यह बड़ी ही विचित्र धोखाधड़ी की कहानी है। इस तरह की धोखाधड़ी भी हो सकती है, यह मुझे मालूम न था।
गांव से 10-10 मील की दूरी तय कर किसान अपना पाट बाजार में लेकर आते। बैलगाड़ी में पाट लादकर पांचू और दूसरे किसान बाजार में आते। वह कितने दिनों की परिश्रम की फसल होती। सरकार ने जूट कॉरपोरेशन बना दिया है। पाट की सरकारी दर 75 रुपए है। पाट के किसानों की भलाई के लिए ही सरकार ने यह व्यवस्था की है। लेकिन जब किसान पाट लेकर बाजार में जाते तब सारा नक्शा ही बदल जाता। मैनेजर कांटे के पल्ले पर पाट रखते रखते पाट के भीतर मीटर घुसा देता और कहता, यह पाट तो भीगा हुआ है। ऐसा भीगा हुआ पाट? पांचू और उसके साथी प्रतिवाद करते, कहते, नहीं हुजूर, हम तो भीगा हुआ पाट नहीं लाए हैं। यह देखिए ना, बिल्कुल सूखा पाट है। मैनेजर कहता, तुम सब के सब गधे हो। यह क्या मैं कह रहा हूं कि पाट गीला है? यह तुम्हारे सामने ही तो मीटर है। खुद अपनी आंखों से ही देख लो ना। मैं झूठ कह सकता हूं, पर यह मीटर तो झूठ नहीं कहेगा। पांचू और उसके साथी पूछते, तो फिर क्या दर लगाएंगे आप? मैनेजर कहता, दर और क्या लगाऊंगा, मन में 10 केजी कम मिलेगा। मन में 10 केजी कम, यह सुनते ही सबके सब चौंक पड़ते। अगर यही बात है तो भला आड़तिये ही क्या बुरे हैं। आखिरकार मन मराकर सभी आड़तियों के पास चले जाते। आड़तिये 75 रुपए का भाव नहीं लगाते, वे भाव लगाते थे 60 रुपए का। यही सही, इतनी मेहनत से पैदा की गई फसल लाकर फिर लौटाकर वे वापस तो नहीं ले जा सकते, इसलिए लाचार होकर उन्हें आड़तियों के पास ही पाट बेचना पड़ता। किसानों को उन कुछ एक रुपयों को ही कमर में बांधकर वापस घर लौटना पड़ता। लेकिन काफी रात गए जब बाजार निर्जन हो जाता, तब जूट कॉरपोरेशन के मैनेजर आड़तियों के अड्डे में चले जाते। रात ही में उनकी बैठक वहां अच्छी तरह जमती। उस समय वहां दिन भर की लेन देन का हिस्सा होता। दूसरे दिन के लिए पाट का भाव-ताव भी तय हो जाता। वहां पहुंचते ही सभी आड़तिये मैनेजर से कहते, आइए मैनेजर बाबू, आइए। फिर चाय, पान और सिगरेट का दौर चलता। अगर सर्दी का मौसम होता तो शराब भी आती। मैनेजर को शराब पिलाकर खुश करने में किसी को भी आनाकानी नहीं थी। वह मैनेजर उन लोगों का कितना फायदा करा देता था। जो आदमी फायदा कराता हो उसे तो खुश रखना ही पड़ेगा। मैनेजर बाबू थोड़ी सी खातिर करने पर ही खुश हो जाते। लेकिन क्या भरपेट खिला देना ही काफी है? खाने पीने के साथ नकद रुपयों की भी जरूरत पड़ती। मैनेजर बाबू का वहां महीना बंधा हुआ था। महीने के 500 रुपए तय थे। मौके बेमौके उपहार भी देने होते। यही है किसानों की राम कहानी। खेती बाड़ी करनी होगी और फिर फसल बेचते समय आड़तियों के दरवाजों पर लुटना भी होगा। राजा ये सारी बातें मुझे बताया करता। फेलू बाबू से भी इन घटनाओं का जिक्र करता। सरकारी महकमे में जहां कहीं भी वह भ्रष्टाचार देखता, हर जगह उसकी कहानी सुनाता फिरता। राजा मन ही मन बड़ी तकलीफ पाता। राजा कहता, यह सब और ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। मैं राजा की बात समझ नहीं पाता, पूछ बैठता, क्या चलने वाला नहीं? राजा जवाब देता, यही पार्टीबाजी, और क्या। जितना देखता हूं जनाब, उतनी ही आंखें खुल रही है मेरी। जैसे फेलू बाबू वैसे ही आप लोग। कोई गरीब के बारे में सोचता नहीं। किसान पसीना बहाकर धान और पाट की फसल उगाएंगे और महाजन अपने घर में बैठे बैठे मलाई खाएंगे। यह सब और ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। उसके बाद राजा फिर कहता, अच्छा अब चलता हूं। राजा जाते जाते कह जाता, छोड़िए भी, मैं इन सब के बारे में इतनी माथापच्ची नहीं करता। जो होगा देखा जाएगा। राजा की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता कि मानो सारे देश के फिक्र अकेले राजा को ही है।
लेकिन उस राजा को ही किसी दिन मैं बहुत खुश पाता। कलकत्ते में मीटिंग होते ही राजा के होठों पर हंसी फूट पड़ती। रास्ते पर जब किसी लंबे जुलूस को गुजरता हुआ देखता तो मैं समझ जाता कि वे सभी राजन पाडुई के आदमी हैं। आसपास के गांव से पकड़कर लाए गए लोग, खेत खलिहानों के मजदूर, खाली पैर, नंगे बदन, आदमी पीछे 2 रुपए या 3 रुपए पाने के लोभ में कलकत्ता आए हैं। वे सभी पैदल ही शहीद मीनार की तरफ बढ़े जा रहे हैं। नारे लग रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद। सबके हाथों में लाल झंडे हैं। फिर दूसरे ही दिन देखता कि उन्हीं लोगों के मुंह से वंदे मातरम के नारे निकल रहे हैं और उनके हाथों में तिरंगे झंडे। ऐसे भी दिन गुजरे हैं जब हर रोज मीटिंग होती और हर रोज जुलूस निकलते। जुलूस के कारण रास्ते पर बसें और ट्रामें रुकी रह जाती। सारा कलकत्ता महानगर उस समय रुक जाता, थम जाता। जब भी मैं ऐसी हालत देखता तभी मुझे राजा की याद आ जाती। राजा के पिताजी का भी यही कारोबार था और राजा भी उत्तराधिकार के रूप में यही धंधा चला रहा था। इसलिए जब भी राजा को देखता तो मैं उसे प्यार से अपने घर में बुलाता और अपने पास बैठाता। मैं पूछता, कैसा चल रहा है राजा? राजा हंस पड़ता, कहता, साहब यह महीना बुरा नहीं गया। इस महीने में 6 जुलूसों का काम मिला था। मैं कहता, तब तो बढ़िया कमाई हुई होगी। राजा मानो अधिक खुश नहीं हो पाता, कहता, ऐसी कौन सी कमाई हो गई साहब? छोटे जुलूसों में भला बचता ही क्या है? करीब 1 लाख लोगों का ऑर्डर मिलता, फिर भी कुछ लाभ होता। यह सब 10,000 20,000 आदमियों का ऑर्डर भी भला कोई ऑर्डर है क्या? आजकल गांव के किसान भी बड़े चालू हो गए हैं। मैं पूछता, कैसे? राजा कहता, हाँ सर, गांव के किसान मजदूर भी जान गए हैं कि मैं रुपए लेकर जुलूस और मीटिंग के लिए आदमियों की सप्लाई करता हूँ। पहले वे खाली हाथ चले आते थे। वे चाय पाव रोटी के लोभ में ही जुलूस में चले आते थे। अब तो उन्हें रुपए देने पड़ते हैं, वो भी एडवांस। इसमें तुम्हारा मुनाफा कैसे रहता है? राजा कहता, ज्यादा आदमियों का ऑर्डर मिलने पर मुनाफा कम नहीं है। यदि 10,000 आदमियों का ऑर्डर मिला है तो मैं करीब 8-9 हजार आदमियों को जमा करता हूँ और मुंह से कहता हूँ कि 10,000 लोग हैं। मैं उन्हें लाकर शहीद मीनार के नीचे या किसी पार्क में इकट्ठा कर देता हूँ। वहां कौन इन्हें गिनने जाता है? बोलिए तो 8-9 हजार लोगों को 10,000 बता देता हूँ। इस तरह मेरी जेब में भी कुछ रुपए चले आते हैं। जबकि इसी तरह सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक राजा के माथे पर गाज गिरी। सचमुच ऐसी भारी मुसीबत में राजा को फंसना होगा, शायद उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी राजा के बारे में ही सोच रहा था। चारों तरफ कितनी ही घटनाएं घट रही थी। उस बीच राजा कहाँ गायब हो गया? कलकत्ता महानगर में उस समय खून की नदी बह रही थी। शाम के बाद घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं था। अंधेरे में कौन किसके सीने में छुरा घोंपकर कहाँ गायब हो जाए, इसका कुछ ठिकाना नहीं। अंधेरा होते ही सब अपने अपने घर के भीतर दुबक जाते। सिनेमा, थिएटर खाली रहने लगे। लोग वहां जाते ही नहीं थे। उसी समय पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ गई थी। देश में चारों ओर अराजकता व्याप्त थी। मुझे याद है कि उसी समय चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी, तब एक दिन राजा मेरे पास आ धमका। उसे देखते ही मैंने कहा, आओ आओ बैठो राजा, क्या हाल चाल है? बताओ कामकाज कैसा चल रहा है? राजा बोला, साहब कामकाज बुरा नहीं चल रहा है। बहुत ऑर्डर मिले थे मुझे। प्रायः 20 जुलूस का काम मिला था। एक एक जुलूस के लिए 40-50 हजार लोगों की सप्लाई करनी पड़ी थी। बहुत दिनों के बाद मेरी जेब में भी कुछ रुपए आए हैं। राजा बड़ा खुश नजर आ रहा था।
रुमाल से अपनी गर्दन का पसीना पोंछते पोंछते उसने कहा, घर की छत इस बार पक्की करवा ली है। बरसात में टीन के छप्पर से पानी चूता था। बाल बच्चों को बहुत तकलीफ थी। इस बार सोचा कि जब हाथ में रुपए आए हैं तो फिर देर करना ठीक नहीं। सब मिलाकर करीब 5,000 रुपए खर्च हो गए हैं। सीमेंट का दाम भी तो सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा, तब तो कहना चाहिए कि तुम्हारी आमदनी बढ़िया हुई है। राजा ने कहा, हाँ साहब, सो तो ठीक है। अगर इसी तरह हर एक महीने ऑर्डर मिलता रहे तो फिर मुझे कुछ भी दुख ना रहे। फेलू बाबू से भी आज मैंने यही बात कही थी। मैंने कहा था कि इसी तरह आप लोगों की पार्टी बीच बीच में यदि 2-4 जुलूस निकलवाएं तो हम गरीब आदमियों को भी 2 मुट्ठी दाल भात मिल सकता है। मैंने कहा, तुम्हें काम बराबर मिलता रहेगा राजा, तुम्हें जुलूस के लिए बराबर ऑर्डर मिलता रहेगा, यह तुम्हें मैं बता सकता हूँ। राजा मेरी बातों का मतलब समझ नहीं पाता। वह पूछता, क्यों, ये आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा, हमारे देश में जहां 10 आदमी जुटेंगे वहीं पार्टी बनाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा धंधा किसी भी दिन बंद होने वाला नहीं है। और सच पूछिए तो हुआ भी नहीं। राजा का कारोबार दिनों दिन फलने फूलने लगा। राजा ने अपना घर बना लिया था। अपने पैतृक कारोबार को उसने खूब बढ़ाया था। कांग्रेस से शुरू कर जितनी भी पार्टियां देश में हैं, सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उसका संपर्क था। जिस किसी पार्टी को लोगों की जरूरत होती उसे ही राजा का दरवाजा खटखटाना पड़ता। इस लाइन में राजा ही कलकत्ते का भरोसेमंद सप्लायर था। मैं कहा करता, आजकल तो तुम्हारी ही चांदी है राजा, तुम्हारे पौ 12 हैं। देखता हूँ सभी पार्टियों को तुम्हारी ही तलाश रहती है। मैंने तो सुना है तुम्हारी मदद के बिना कलकत्ते में कोई जुलूस ही नहीं निकाल सकता। राजा जवाब देता, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है साहब, आप सब आदमी मुझे प्यार करते हैं, यही मेरा सौभाग्य है। राजा के साथ मेरा पुराना परिचय है। उसे एक जमाने से देखता आ रहा हूँ। उसे मैंने कभी भी अहंकार करते नहीं देखा। जब वह बिल्कुल गरीब था तब भी उसे मैंने देखा है, और अब जबकि उसकी हालत पार्टियों की कृपा से सुधर गई है तब भी उसे देख रहा हूँ। उसमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल जस का तस। हम लोगों के मोहल्ले में कभी भी आने पर वह हमारे घर पर जरूर आता। इसी राजा का आखिरी समय ऐसा आएगा, यह भला किसने सोचा था? सचमुच यह बात कभी मेरे मन में भी नहीं आई थी। राजा के साथ क्या हुआ वही किस्सा सुनाता हूँ। इस समय के इतिहास पर कुछ रोशनी डालना जरूरी है। दिल्ली में अचानक एक दिन सरकारी घोषणा हुई कि पूरे देश में आपात स्थिति लागू कर दी गई है, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इमरजेंसी। उस समय कोई भी अपने मुंह से सच्ची बात नहीं निकाल पाता। समाचार पत्रों में भी कोई सच्ची खबरें नहीं छाप सकता था। अगर कोई ऐसा करता तो उसे देश के आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में ठूस दिया जाता। वह एक बड़ी ही भयावह स्थिति थी। रास्ते में, बाजार में और बस ट्राम में फिर तो कोई भी अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं करता। पहले बस में बैठकर दफ्तर जाते वक्त सभी राजा वजीर मारा करते थे। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कोई किसी की परवाह नहीं किया करता था। पृथ्वी के सभी लोगों की निंदा करने में लोगों को अपार आनंद मिला करता था। इमरजेंसी के लागू होते ही सब कुछ उलट पलट हो गया। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। पहले लोग ऑफिस में देर से जाया करते थे। कोई भी देखने सुनने वाला नहीं था। कोई अगर कुछ कहता भी तो उसे जवाब मिलता, बस नहीं मिली तो हम क्या करें? अथवा वे जवाब देते, लोकल ट्रेन लेट आई है। उसके बीच ही था यूनियन का झगड़ा झमेला। हाजिरी वहीं से सही करते ही कितने ही आदमी यूनियनबाजी करने के लिए बाहर निकल जाते। फिर मीटिंग
तथा जुलूस भी तो थे ही। सभी शोर करते हुए कहते, हमारी मांगे पूरी करो। किसकी क्या मांगे होती, क्यों होती, उसे कोई भी जान नहीं पाता। हम लोगों की मांगों का तो कोई अंत नहीं था। हम सबको सब कुछ मिलना चाहिए। दफ्तर में प्रवेश करते ही 1000 रुपए की तनख्वाह मिलनी चाहिए। एक सुंदर बहू चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए और टेलीफोन चाहिए। वह सब नहीं मिलने पर ही हम मांग दिवस का पालन करेंगे। हम कहेंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को विदाई लेनी होगी या फिर प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। लोगों ने मानो सुख संतोष की सांस ली। पहले की तरह अब डर की कोई बात नहीं थी। सिनेमा देखकर निश्चिंत होकर सीना फुलाए घर लौटिए, कोई कुछ कहेगा नहीं। मोहल्ले के लोगों के होठों पर फिर से हंसी उभर आई। एक दिन चक्रवर्ती बाबू आए। उन्होंने कहा, साहब चलिए, जान बची। सचमुच सबने उस समय सोचा कि अब शायद राम राज्य का सूत्रपात हुआ है। 2-3 वर्षों की अशांति के बाद उस समय कलकत्ते में पूरी तरह से शांति स्थापित हो गई थी। लेकिन आखिरकार वह शांति इतनी अशांति का कारण बनेगी, यह किसे मालूम था। पहले पहल राजा ने मुझे इसके बारे में बताया। राजा ने यानी राजेन पाडुई ने। एक दिन मैं कहीं जा रहा था। हठात राजा पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उसे वहीं से पुकारा, राजा, ओ राजा। मुझे देखते ही राजा मेरे पास चला आया। मैंने देखा कि उसके गाल बिल्कुल पिचक गए थे। होठों पर हंसी का भाव निशान तक नहीं था। उसके हाथ का छाता फटा हुआ था। कुर्ता भी था फटा पुराना और मैला कुचैला। मैंने पूछा, राजा, तुमने अपनी यह कैसी हालत बना रखी है? बीमार पड़ गए थे क्या? राजा को देखने पर ऐसा लगा कि बस रो देगा। राजा ने उदास स्वर में पूछा, ये क्या हुआ, बताइए तो। मैंने पूछा, क्या हुआ का मतलब? राजा ने कहा, सरकार की ही बात कर रहा हूँ। सरकार ने यह क्या कर डाला? हमारे जैसे गरीब आदमियों को मारकर भला सरकार को क्या फायदा हो जाएगा? मैंने पूछा, क्यों, सरकार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजा ने कहा, क्यों, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। मेरा तो सर्वनाश हो गया है, समझे? मैंने पूछा, तुम्हारा क्या सर्वनाश हो गया है राजा? राजा ने जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। फूटी कौड़ी की भी कमाई नहीं रही। अभी फेलू बाबू से मैं यही कह रहा था। सचमुच मैं राजा की बातें बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातें कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार सर्वनाश कैसे हो गया है, यह साफ साफ बताओ। राजा ने कहा, आप कुछ नहीं जानते क्या? मीटिंग वीटिंग तो सब बंद है आजकल। फेलू बाबा तो इन दिनों सिर्फ अखबार चाटते हैं और सोते हैं। उनके हाथ में कोई भी काम नहीं। फिर नेताओं को तो जेल में ठूस दिया गया है। जुलूस कौन निकालेगा? मीटिंग करने पर ही पुलिस पकड़ लेगी। फिर फेलू बाबू की पार्टी के तो प्राय 3000 आदमी जेल में बंद हैं। मैंने कहा, तब तो तुम्हारी हालत सचमुच बहुत खराब है। राजा ने कहा, हालत क्या ऐसी वैसी खराब है? 2 वक्त बच्चों को भरपेट भात भी नहीं मिल पा रहा है। सिर पर ढेर सारे रुपयों का कर्ज हो गया है। यह देखिए ना, यह छाता टूट गया है, इसकी मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा हूँ। देश की यह क्या हालत हो गई, देखिए तो। मैंने कहा, क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो? दूसरे लोग चाहें तो कहें, मैं तो यही कहूंगा कि आपात स्थिति लागू होने पर हमारी भलाई हुई है। पहले हमारी कैसी हालत थी, जरा तुम खुद सोचो तो। क्या तुम रात में घर से बाहर निकल पाते थे? तुम्हारे बच्चों के स्कूल में क्या आज की तरह पढ़ाई होती थी? तुम खुद ही बोलो, बस ट्राम की हड़ताल होने पर क्या तुम एक मोहल्ले तक जा पाते थे? अपनी मर्जी के मुताबिक जब तब फेलू बाबू के साथ मुलाकात कर पाते थे?
इस लिहाज से तो अब सबको निश्चित रूप से राहत मिली है। मेरी बातें सुनकर मानो राजा आकाश से नीचे गिर पड़ा। उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? भला किस देश में रहते हैं? बोलिए तो। मैंने कहा, क्या मैंने कोई गलत बात कही है? राजा ने कहा, गलत नहीं तो क्या सही बात कही है आपने। वस्तुओं की कीमत कहाँ जा पहुंची है, कभी सोचा है? आप लोग शहर में रहने वाले हैं। शहर के बाहर क्या हो रहा है इसका पता भी है आपको? मुझे तो गांव-गांव में और हाट बाजार में घूमना पड़ता है। मुझे तो सबकी फिक्र पड़ती है। शहर में तो आपको राशन का सस्ता चावल मिल जाता है, लेकिन गांव में चावल का क्या भाव यह आप जानते भी हैं। वहां चावल बिक रहा है 3 रुपए किलो। सरसों के तेल की कीमत हो गई है 12 रुपए किलो। सरसों का तेल आज 12 रुपए किलो है, कल 16 रुपए हो जाएगा, यह मैं आपसे कहे देता हूँ। उस समय मैं आदमी पीछे 2 रुपए लेकर क्या खाक मीटिंग के लिए लोगों की सप्लाई करूंगा? इसी समय लोग 5 रुपए मांगने लगे हैं। इसके बाद उनके रेट 10 रुपए हो जाएंगे, यह समझ लीजिए। मैंने कहा, राजा तुम यह धंधा अब छोड़ दो और किसी दूसरे रोजगार की तलाश करो। राजा ने कहा, यह मेरी 2 पीढ़ियों का कारोबार है, इसे छोड़कर मैं भला और कौन सा कारोबार पकड़ूं, बताइए तो। मैं तो यही एक कारोबार कर सकता हूँ, यही कारोबार मैंने सीखा है। नया कारोबार मैं अब कैसे कर सकूंगा? कौन मुझे नया कारोबार सिखाएगा? आपने तो बस कहकर छुट्टी पाली। हम गरीबों की मुश्किलों को भला आप क्या समझ पाएंगे? मैंने देखा कि राजा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे इस तरह नाराज होते मैंने कभी नहीं देखा था। राजा कहे जा रहा था, बड़ी बड़ी बातें सभी बना सकते हैं, पर काम करने के नाम पर कोई भी सामने नहीं आता। क्यों, हम गरीब हैं तो क्या कुछ समझते नहीं? मीटिंग में खड़े खड़े बड़ी बड़ी बातें तो साहब हमने भी खूब सुनी है। यह करेंगे वह करेंगे, भाषण देने में तो सभी उस्ताद हैं। मंत्री बनने से पहले हर एक नेता पब्लिक को सब्ज़बाग दिखाया करता है। जब वही नेता मंत्री बन जाता है तो हमें पहचानने से भी इनकार कर देता है। उस बार हम सब ने मिलकर फेलू बाबू को वोट दिया था। हमने सोचा था कि फेलू बाबू के मंत्री बनने पर हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उस समय चावल 5 रुपए किलो हो गया। उसके बाद जब फिर चुनाव आया तो सबने मिलकर आशू बाबू को वोट दिया। सबने समझा कि आशू बाबू उन्हें राजा कर देंगे, किंतु आशू बाबू के मंत्री बनते ही सरसों के तेल का भाव हो गया 14 रुपए किलो। आशू बाबू के पास गया। आशू बाबू को मुझसे मिलने की फुर्सत ही नहीं थी। आशू बाबू ने मुझे अपने सामने बिठाकर आपकी तरह चाय पिलाई थी। चुनाव के पहले जुलूस के लिए आदमियों की उन्हें जरूरत थी। उन्होंने कहा था, शहीद मीनार के नीचे हम लोगों की मीटिंग होगी, जरा सस्ते में ही तुम्हें 10,000 आदमी जुटा देने होंगे। मैंने कहा था, ठीक है साहब, आपके लिए स्पेशल रेट लगा दूंगा, आदमी पीछे 1 रुपया। मैंने पूछा, उसके बाद? राजा ने कहा, मैंने वैसा ही किया। मैंने सोचा कि आशू बाबू यदि मंत्री बनकर चीज बस्त के दाम कम कर दे तो फिर अच्छा ही है। गांव-गांव में जाकर मैंने सबको यही समझाया। सभी मेरी बात से सहमत हुए। चावल, दाल, तेल की कीमत अगर कम हो जाए तो हम लोग भी अपने रेट कम कर देंगे। किंतु हाय रे किस्मत, उस समय मुझे काश मालूम होता कि ये सब चुनाव के पहले किए जाने वाले सुनहरे वादे हैं। राजा को सांत्वना देते हुए मैंने कहा, जो कुछ हुआ है उसे छोड़ो। इस समय तो तुम लोगों की भलाई के लिए ही आपात स्थिति लागू की गई है। राजा ने कहा, खाक भलाई हुई है? भलाई यही हुई है कि मेरी रोजी रोटी ही खत्म हो गई। आज सोचता हूँ कि उस समय आशू बाबू के दल को वोट ना देकर यदि हमने फेलू बाबू की पार्टी को वोट दिए होते तो आज हमारी यह दुर्दशा नहीं हुई होती। उसके बाद कुछ रुककर राजा ने फिर कहा, इस बार मुझे अच्छी सीख मिल गई है साहब। फेलू बाबू हो या आशू बाबू, सबको हम अच्छी तरह पहचान चुके हैं।
विपत्ति आने पर कोई किसी का नहीं होता। यह देखिए, आशु बाबू के घर से ही आ रहा हूँ। आशु बाबू से भी मैं यही कह आया हूँ। मैंने उनसे कह दिया है कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया और आपने बदले में मेरा घोर सर्वनाश कर डाला है। 2 मुट्ठी भात किसी तरह जुटा लेता था, वह भी आप लोगों को सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, तो आशु बाबू ने क्या जवाब दिया? राजा ने कहा, आशु बाबू भला क्या जवाब देते? उन्होंने कहा, देखो राजा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। दिल्ली से ऑर्डर आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ? मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूछा, उसके बाद? राजा ने कहा, उसके बाद और क्या होता, सीधा आपके पास चला आया हूँ। कुछ देर रुकने के बाद हठात राजा ने फिर कहा, साहब मैं अब चलता हूँ, इस समय मुझे काकुड़गाछी जाना होगा। यह कहकर राजा झटपट कमरे से बाहर निकल गया। अपने फटे छाते को कंधे पर लगाए वह ना जाने कहां भीड़ के बीच अदृश्य हो गया। यह उस समय की कहानी है जबकि देश में आपात स्थिति लागू थी। मीटिंग, जुलूस और सभा समिति सभी बंद हो गए। यह नियम हो गया कि पत्र पत्रिकाओं में जो कुछ भी छपेगा उसे पहले सरकार से पास कराना होगा। किसी को भी यह अधिकार नहीं था कि वह मुंह खोलकर सच्ची बात कह सके। सच्ची बात बोलने की जिस तरह मनाही थी, उसी तरह मनाही छापने की भी थी। देश में जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। इन सब बातों को लेकर साधारण आदमियों को कोई सिरदर्द नहीं था। वे सिनेमा थिएटर में डूबे रहते और हो हुल्लड़ करते हुए दिन बिता देते। किंतु इस बीच राजा को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। बहुत दिनों से राजा के साथ मेरी मुलाकात भी नहीं हुई थी। देश के सभी नागरिक उस समय अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। स्कूल कॉलेज में बच्चों को दाखिल कराने के लिए इसकी उसकी सिफारिश की जरूरत पड़ती तो कभी अस्पताल में रोगी को भर्ती कराने के लिए घूस देनी पड़ती। बस ट्राम में दफ्तर आने जाने के लिए जानलेवा मुसीबत झेलनी पड़ती। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में आते आते अचानक ही यह धरती आदमी के रहने के काबिल नहीं रह गई। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आदमी आकाश पाताल एक करने लगा। कहीं कोई प्रतिकार नहीं था। अन्याय का प्रतिवाद करने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। कौन किसका दोस्त था और किसका दुश्मन, इसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं थी। सभी एक दूसरे के मित्र थे और सभी एक दूसरे के दुश्मन। सभी एक दूसरे का सर्वनाश करते हुए सबसे आगे बढ़ निकलने की प्रतियोगिता में कूद पड़े। ठीक इसी समय सरकारी घोषणा हुई कि चुनाव होंगे। चुनाव होने की घोषणा होते ही देश के नेता फिर से सक्रिय हो उठे। जो जेल में बंद थे उनमें से अधिकांश रिहा कर दिए गए। जिनके दर्शन पाने के लिए घंटा दर घंटा इंतजार करना पड़ता था, वे घर घर घूमकर चरण धूलि दे आए। फेलू बाबू की पार्टी भी मैदान में उतरी और आशु बाबू की पार्टी भी। हम लोगों ने दोनों पार्टियों के नेताओं से कहा, साहब हम अपना वोट आपको ही देंगे। सारे शहर में चुनाव की सरगर्मी छा गई। सभी उत्तेजित हो उठे। देखें इस बार कौन जीतता है और किसकी हार होती है। ऐसे समय में हठात एक दिन राजा से मुलाकात हुई। मेरे घर के सामने से वह हड़बड़ी में गुजर रहा था। मेरे घर की तरफ नजर डालने की उसे फुर्सत नहीं थी। मैंने घर से निकलकर जोरों से पुकार कर कहा, राजा, ओ राजा। मेरी पुकार सुनकर राजा मेरे पास आया। मैंने पूछा, आज तुमने मेरे घर की तरफ ताका तक नहीं, आखिर मामला क्या है? क्या कर रहे हो आजकल? राजा खड़ा खड़ा हाँफने लगा। उसने कहा, आजकल बहुत व्यस्त हूँ साहब। मैंने पूछा, क्यों, चुनाव होने वाले हैं इसलिए क्या? राजा खी से निपोर कर हंसने लगा। उसने कहा, हाँ साहब, बहुत दिनों के बाद फिर एक चांस मिला है। 5 साल पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद
अब फिर चांस मिला है। देखा जाए, इस बार अगर कुछ रुपए कमा सका तो महाजनों का कर्ज उतार सकूंगा। मैंने कहा, तुम किस पार्टी की तरफ से काम कर रहे हो? आशु बाबू की पार्टी की तरफ से या फेलू बाबू की पार्टी की तरफ से? राजा ने होशियारी के साथ चारों तरफ देखा। उसके बाद मेरे और भी करीब आकर उसने दबी जुबान में कहना शुरू किया, तो फिर आपसे खुलकर बताता हूँ, आप किसी से कुछ कहिएगा नहीं। मैं दोनों ही पार्टियों में हूँ। मैं तो राजा की बातें सुनकर हैरत में पड़ गया। मैंने पूछा, तुम दोनों ही पार्टियों में हो? इसका मतलब क्या तुम फेलू बाबू और आशु बाबू दोनों ही पार्टियों का काम कर रहे हो? राजा ने जवाब दिया, हाँ साहब, हाँ, मैं हूँ मामूली सा कमाने खाने वाला एक आदमी। मेरे लिए जैसे फेलू बाबू हैं, वैसे ही आशु बाबू। सच पूछे तो मेरी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार आशु बाबू ही है। पिछली बार मैंने आशु बाबू को अधिक वोट दिलवा दिए थे, इसीलिए तो आशु बाबू ने मेरी यह हालत बना डाली। उस बार जो मैंने फेलू बाबू को जिता दिया था, तो उन्होंने ही भला कौन सा मुझे राजा बना दिया था। सभी एक बराबर हैं साहब, सांपनाथ के भाई नागनाथ। इसीलिए मैंने इस बार दोनों ही दलों से रुपए लिए हैं। आशु बाबू की पार्टी से 700 रुपए लिए हैं और फेलू बाबू की पार्टी से 500 रुपए। मैंने पूछा, अच्छा राजा, तुमने फेलू बाबू से भला 200 रुपए कम क्यों लिए? बताओ तो। राजा ने जवाब दिया, फेलू बाबू तो अभी सरकार में नहीं है, उनकी सरकार बनने पर मैं फिर दुगना रुपया वसूल कर लूंगा। मैंने कहा, तो फिर तुम दोनों पार्टियों की तरफ से काम कर रहे हो? राजा ने कहा, हाँ साहब, बिल्कुल। एक मोहल्ले में आशु बाबू के रुपए खाकर लोगों से कहता हूँ कि फेलू बाबू को वोट दो, और दूसरे मोहल्ले में फेलू बाबू के रुपए खाकर कहता हूँ कि वे अपना वोट आशु बाबू को ही दे। उसके बाद कुछ रुककर उसने फिर कहा, यह देखिए ना, आशु बाबू से मुलाकात करके आ रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा फेलू बाबू के पास, उनसे मुलाकात कर मैं उनसे वही बातें कहूंगा जो कि आशु बाबू को अभी अभी कहकर आया हूँ। मैंने कहा, किंतु राजा, ऐसा करना क्या ठीक है? राजा ने कहा, मेरे लिए ना कुछ ठीक है और ना कुछ बेठीक। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। जो मेरी भलाई करेगा मैं उसी का हूँ। मेरे लिए ना कोई अच्छा या बुरा और ना कोई अपना बेगाना। अपना तो धंधा ही यही है, खानदानी धंधा। उस धंधे में अगर कोई बाधा डालेगा तो आदमी शांत कैसे रहेगा? आप अपनी ही बात सोचिए, आपके पेशे में अगर कोई अड़चन डाले तो क्या आप चुप रहेंगे? अगर कुछ करे तो हमारे मत्थे दोष मढ़ दिया जाएगा। छोड़िए भी, आप बस मेहरबानी कर इन बातों का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वालों की तो कमी नहीं है इस दुनिया में। यह कहकर राजा पल भर के लिए भी नहीं रुका। वह जिधर जा रहा था उधर तेजी से चला गया। 5 दिनों के बाद ही चुनाव के नतीजे सुनाए गए। ओह, कैसी सरगर्मी छाई हुई थी। 24 घंटों तक लोग रेडियो के पास बैठे बैठे चुनाव के परिणाम सुनते रहे। एक एक दिग्गज धराशायी होते और मोहल्ले के कांसे के घंटे बज उठते और शंख ध्वनियां होने लगती। ना किसी की आंखों में नींद थी, ना किसी को विश्राम। सभी इसी इंतजार में रहते कि देखें इस बार किसकी लुटिया डूबती है। उसके बाद एक अनहोनी घटना हो गई। चुनाव में ना तो फेलू बाबू जीत सके, ना ही आशु बाबू। विजय मिली भूपति बाबू को। भूपति बाबू निर्दलीय उम्मीदवार थे, जिसकी किसी को उम्मीद न थी। वही बात हो गई, सबके मुंह पर मानो चूना पुत गया। जिस दिन यह घोषणा हुई थी उसी दिन घर के सामने 1 मील लंबा विजयोत्सव का जुलूस गुजरा। इतना लंबा जुलूस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। हम लोगों में से किसी ने भी जिसे वोट नहीं दिया था, वे भूपति बापू कैसे जीत गए? मोहल्ले के सारे लोग हैरानी में पड़ गए थे।
अचानक मेरी नजर राजा पर पड़ी। राजा यानी राजेंद्र पाडुई जुलूस के बिल्कुल आगे वह जोर जोर से नारा लगाता हुआ चल रहा था, महान देश नेता भूपति दास जिंदाबाद जिंदाबाद। उस समय शाम गहराने लगी थी। मैंने आगे बढ़कर राजा को पकड़ा। मैंने उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, यह क्या राजा, तुम भूपति बाबू के दल में भी थे क्या? राजा ने कहा, मैं तो आपसे कह ही चुका हूं कि मैं हर एक दल में हूं, यही तो मेरी रोजी रोटी है। मैं राजा की बात समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, लेकिन भूपति बाबू जीत कैसे गए? हमारे मोहल्ले में तो कोई वोट दे ही नहीं सका। जाने कहां से आए लड़कों के एक झुंड ने हमें बूथ के भीतर घुसने नहीं दिया। राजा ने मेरे कान में धीरे से कहा, आप लोगों के वोट न देने से क्या फर्क पड़ने वाला था? हमारे आदमियों ने आप सबके बदले बोगस वोट डाल दिए थे। उसके लिए भूपति बाबू ने आदमी पीछे 10 रुपए दिए थे। मैंने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने फेलू बाबू और आशू बाबू दोनों से रुपए लिए थे। राजा चलते चलते हंसने लगा। उसने कहा, क्यों साहब, आप मुझे बुद्धू समझते हैं क्या? यही तो मेरा खानदानी पेशा है। मैंने तो भूपति बाबू के पास से भी रुपए लिए थे। मैं मानो आकाश से नीचे गिरा। मैंने पूछा, तो तुमने भूपति बाबू से भी पैसे लिए थे? कितने रुपए? राजा ने जवाब दिया, 1200 रुपए। उसके बाद राजा फिर से नारा लगाने लगा, महान देश नेता भूपति दास जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे से जुलूस के सारे लोग उसी सुर में चिल्ला पड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुलूस मेरी आंखों के सामने से काफी दूर चला गया। मैं उसी तरह वहीं हतप्रभ सा खड़ा रह गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे महान देश नेता भूपति दास के लिए जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे, अपितु गणतंत्र के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मानो वे गला फाड़कर चिल्ला रहे थे, महान देश का गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद।